ये साला पागल आदमी दारू की पूरी बोतल सीधा अपने सिर पर डाल लेता है और एकदम पियक्कड़ होने की एक्टिंग करते हुए सीधा रूसी एम्बेसी के गेट की तरफ दौड़ लगा देता है। गेट पर खड़े दो तगड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत फुर्ती दिखाते हैं और आगे आकर उसे वहीं धर दबोचते हैं। और भाई साहब, ठीक उसी वक्त वहां एंट्री होती है उसके असली शिकार विक्टर की, जिसके पीछे ये हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ये बंदा तुरंत विक्टर की गाड़ी के ठीक पीछे अपनी कार लगा देता है और फुल भौकाल में सीधा 911 पर कॉल ठोककर पुलिस से कंप्लेंट कर डालता है कि सड़क पर एक गाड़ी पागलों की तरह बवाल मचाते हुए चल रही है। थोड़ी ही देर में विक्टर के बॉडीगार्ड की कार को ट्रैफिक पुलिस सड़क के किनारे धर दबोचती है। कार में बैठा विक्टर एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि भाई मेरे बॉडीगार्ड को पुलिस ने क्यों रोक लिया। लेकिन अगले ही पल उसकी मर्सिडीज बेंज बिल्कुल बीच में बुरी तरह फंस जाती है और टस से मस नहीं हो पाती। तभी ये बंदा सीधे पेट्रोल का एक डब्बा निकालता है और कार पर उड़ेल देता है। फिर फुल स्वैग में अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और उसे कार पर फेंकता है, जिससे बेंज में तुरंत भयंकर आग लग जाती है। वो बंदा झट से अपनी बंदूक निकालता है, कार का दरवाजा खोलता है और फिर बिना सोचे धड़ाधड़ 2 गोलियां चलाकर ड्राइवर का वही काम तमाम कर देता है। कार में घुसने के बाद वो सीधे विक्टर की गिरेबान पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसकी पत्नी को किसने मारा। ये देखकर कि विक्टर कुछ नहीं बक रहा है और वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा है, बंदा बिना रहम खाए सीधा उसकी जांघ में एक गोली ठोक देता है। पर भाई साहब, ये बुढ़ा तो बड़ा ढीठ निकला। इतनी कुटाई के बाद भी वो कुछ उगलने को तैयार ही नहीं था। तब बंदा उसकी छाती पर एक और गोली मारता है और इस बार दर्द के मारे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और तोते की तरह सारा सच उगल देता है। तब तक पुलिस ने चारों तरफ से मौके को घेर लिया होता है। वो बंदा सीधे दरवाजा खोलता है और बड़े आराम से सरेंडर करने के लिए अपने हाथ हवा में उठा लेता है। इस खूंखार आदमी का नाम जॉन है, जो नेवी सील का एक बहुत ही तगड़ा मेंबर है। कुछ महीने पहले की बात है, उसने सीरिया में एक खतरनाक मिशन पर अपनी टीम को लीड किया था। CIA के प्लान के हिसाब से उन्हें सीरियाई सरकार के चंगुल से एक CIA एजेंट को बचाकर लाना था। वो लोग सीधा मेन गेट तोड़ते हैं और फिर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश से गार्ड्स को वहीं ढेर कर देते हैं। इसके बाद वो सबसे अंदर वाले कमरे को ढूंढ निकालते हैं, फिर एक जोरदार लात मारकर तेजी से अंदर घुस जाते हैं। सब कुछ सेफ लगने के बाद जॉन उनकी पहचान चेक करने लगता है और तभी उसके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि वो सब के सब रिटायर रूसी फौजी हैं। एक बंदा कहता है वो एक एक्स रूसी फौजी है। इस पर जॉन भड़क कर कहता है, तुमने तो सीरियाई सेना कहा था, रूसी नहीं। लेकिन दूसरा बंदा एकदम डीठ बनकर कहता है, मुझे तो यहाँ कोई रूसी नहीं दिख रहा। अपने बॉस का ये घटिया रवैया देखकर जॉन आगे बहस करना बंद कर देता है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही वो लोग वापस लौटने की तैयारी करते हैं, दुश्मनों की एक पूरी की पूरी बैकअप टीम अचानक वहाँ आ धमकती है। किस्मत अच्छी थी कि जॉन शरीर से एकदम सांड जैसा तगड़ा था, तो उसे कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन उसकी कैप्टन करेन नीचे फंस गई थी। जॉन बिना सोचे पहले एक फ्लैशबैंग फेंकता है और फिर सीधे उसकी मदद करने के लिए नीचे छलांग लगा देता है। वो गजब की फुर्ती से अपनी बंदूक उठाता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लड़ाई के बीच जॉन को समझ आ जाता है कि ये वो सेफ हाउस है ही नहीं जिसके बारे में उसके सीनियर्स ने लंबी लंबी फेंकी थी, बल्कि ये तो सीधा सीधा एक रूसी मिलिट्री कंपनी का भारी भरकम हथियारों का गोदाम है। फिर वो तेजी से पीछे खड़े 2 गुंडों को भी भून डालता है। सब कुछ सेफ करने के बाद वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। प्लेन में जॉन गुस्से से आग बबूला होकर अपने बॉस से पूछता है कि उसने उन्हें ये झूठी जानकारी क्यों दी, लेकिन बॉस ने कोई जवाब तो दिया नहीं, उल्टा पूरे के पूरे बेस को ही उड़ा देने का ऑर्डर दे दिया। सबको लगा कि चलो भाई बात यहीं खत्म हो गई, पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टीम अब एक बहुत ही भयंकर मुसीबत में फंसने वाली है। इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के 3 महीने बाद जिस जॉन ने पूरी दुनिया में दुश्मनों की नाक में दम कर रखा था, वो अब बस एक आम इंसान की तरह अपनी एक छोटी सी और प्यारी सी दुनिया बसाना चाहता था। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ वो अपनी होने वाली बच्ची के आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर में एकदम खुशियों का माहौल था, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने। जॉन के लिए ये सच में एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर बस यही सोचता था कि अब उसे खूंखार हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी बच्ची के नन्हे नन्हे हाथों से खेलना है। दोनों जश्न मना रहे थे और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी उसकी टीम के मेंबर्स के साथ एक के बाद एक खौफनाक हादसे होने लगे। कुछ को उनके घर के ठीक सामने कार से जोरदार टक्कर मारकर मार दिया गया, तो कुछ को बीच सड़क पर सीधा गोली मार दी गई। उस रात जॉन हमेशा की तरह काम से घर लौटा, क्योंकि उसकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम पास था। जॉन को लगा कि उसके पास जाने से पत्नी की नींद खराब हो जाएगी, इसलिए उसने उस रात नीचे बेसमेंट में सोने का फैसला किया। जल्द ही आधी रात का वक्त हो गया और 2 खूंखार कातिल चुपचाप उसके
घर में घुस गए और आते ही उन्होंने सबसे पहले घर की बत्ती गुल कर दी। जॉन सोफे पर बैठकर आराम से गाने सुन रहा था, तभी उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। जब वो उठकर उसे चेक करने गया तो उसे समझ आया कि पूरे घर की लाइट ही कट गई है। तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, तो वो बिना कोई चांस लिए जल्दी से अपनी बंदूक उठाकर ऊपर की तरफ चल दिया। उसी वक्त एक कातिल बेडरूम में पहुंच चुका था और उसने बिस्तर पर अंधाधुंध कई गोलियां बरसा दी। फिर एक कातिल बिस्तर के पास गया और जॉन की जगह पर लेटकर जानबूझकर अपने ही साथी को गोली मार दी। जॉन ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने वाले उस बंदे को कुछ गोलियां मारकर वहीं ढेर कर दिया और फिर बिना रुके ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। ऊपर पहुंचते ही जॉन का उस खूंखार कातिल से सीधा आमना सामना हो जाता है। दोनों के बीच भयंकर गोलाबारी होती है, दोनों को ही गोलियां लगती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। उस टाइम टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उस कातिल के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसे झक मारकर अपना नाइट विजन चश्मा उतारना ही पड़ता है। फिर वो कातिल जॉन का काम तमाम करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन किस्मत देखो, पता चलता है कि उसकी बंदूक की गोलियां तो खत्म हो चुकी हैं। खुद भी बुरी तरह घायल होने की वजह से उसे दुम दबाकर वहां से भागना ही पड़ता है। इधर गोलियों से छलनी जॉन किसी तरह अपना खून से लथपथ शरीर घसीटता हुआ बिस्तर तक पहुंचता है। उसका पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसके दिल में बस एक ही आस बची थी कि किसी तरह उसकी पत्नी और होने वाला बच्चा सही सलामत हो। लेकिन भाई साहब, जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी प्यारी पत्नी की सांसें पहले ही टूट चुकी हैं। वो खामोश चेहरा और चारों तरफ बिखरा हुआ खून देखकर जॉन का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। जिस फौजी ने दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन हंसते हंसते पूरे कर लिए थे, वो आज अपने ही घर के फर्श पर एकदम बेबस और लाचार पड़ा था। वो अपनी पत्नी को आखिरी बार सीने से लगाना चाहता था, लेकिन उसके हाथों में जरा भी जान नहीं बची थी। दुख और तकलीफ के मारे वो जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से एक आवाज तक नहीं निकली और वो उसी भयंकर दर्द में तड़पते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में जॉन को मरे हुए हालात में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। इस खौफनाक कांड को लेकर CIA तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है, लेकिन वहां बैठा रिटर बिना सोचे समझे अनाप शनाप पकने लगता है। उसे लगता है कि टीम के इन लड़कों ने पक्का बाहर कोई भारी पंगा लिया होगा, जिसकी वजह से दुश्मन घर में घुसकर बदला लेने आ गए। लेकिन करेन को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था कि उसका कोई भी बंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। उसने गुस्से में आग बबूला होकर रिटर से पूछा कि वो ये फालतू की बकवास क्यों कर रहा है, लेकिन रिटर बड़ी अकड़ में कहता है कि वो सब कुछ साफ साफ पता लगा लेगा। कुछ दिनों बाद जब जॉन को होश आता है तो वो करेन को सारी आपबीती बता देता है और उस भागने वाले आखिरी कातिल के बारे में भी पूरी डिटेल दे देता है। क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मामले ने बड़े अफसरों का ध्यान खींचा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन एकदम रॉकेट की तेजी से हुई। जांच में रिटर को पता चला कि नेवी सील टीम ने अपने पिछले मिशन के दौरान गलती से रूसी सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर के बेटे को ही टपका दिया था और 100% पक्की बात है कि ये लोग उसी का बदला लेने आए हैं। हालांकि जब करेन उन कातिलों की फाइलें चेक कर रही थी तो उसने एक झोल पकड़ा। रिपोर्ट में सिर्फ 3 कातिलों की लाशों का ही जिक्र था और उस भागने वाले चौथे कातिल का तो नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जब उसने ये सवाल उठाया तो रिटर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बस मामले को दबाते हुए इतना कहा कि वो नहीं चाहता कि ये कोई बड़ा इंटरनेशनल बवाल बने, इसलिए इसे जल्द से जल्द रफा दफा कर देना ही ठीक है। ऊपर से सेक्रेटरी ने भी साफ कह दिया कि पक्के सबूत के बिना वो लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते। इसके बाद करेन ने चुपके से उन कातिलों की डिटेल जॉन को दे दी। उस डिटेल के हिसाब से इन कातिलों के फर्जी पासपोर्ट एक पुराने रूसी सिक्योरिटी अफसर विक्टर ने बनाए थे और वो इस वक्त वॉशिंगटन के रूसी दूतावास में ही मजे मार रहा है। उसे पक्का इन कातिलों की असली पहचान मालूम होगी। रात के घुप अंधेरे में जॉन चुपके से अपने उसी खामोश घर में वापस लौटता है। वो घर जो कभी खुशियों से चहकता था, आज एकदम वीरान और खौफनाक श्मशान जैसा लग रहा था। जॉन भारी कदमों से धीरे धीरे उन दीवारों के पास जाता है जहाँ आज भी उसकी पत्नी के खून के निशान सूखे पड़े थे। उस भयानक सन्नाटे में जॉन को जैसे अपनी पत्नी की हंसी और अपने होने वाले बच्चे की किलकारियां साफ सुनाई दे रही थी। उस खाली कमरे में जॉन खूंखार कसम खाता है कि वो अब पुलिस या कानून के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठेगा। अपनी पत्नी और बच्चे का इंसाफ वो खुद अपने हाथों से करेगा और कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगा। और बस भाई लोग, यहीं से वो शुरू वाला ढांसू सीन आता है। उस चौथे कातिल का नाम उगलवाने के बाद वो बिना पलक झपकाए सीधे विक्टर को गोली मार देता है। इसके बाद जॉन को रूसी मुजरिमों को रखने के लिए बनाई गई एक बहुत ही खास और खौफनाक जेल में बंद कर दिया जाता है। इससे उसका शक एकदम सच साबित हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी चाहता है कि वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे। वो करेन से साफ साफ कहता है कि वो सेक्रेटरी को जाकर बताए कि उसके पास बहुत ही काम की भयंकर जानकारी है, लेकिन शर्त ये है कि पहले उसे इस
नरक से बाहर निकाला जाए, वरना वो आज नहीं तो कल यहीं मारा जाएगा। और सच में भाई, उसी दिन जॉन को दाल में कुछ काला नजर आता है, इसलिए वो फौरन अपने हाथ में एक मोटा तौलिया लपेट लेता है और अपने कपड़ों से नाली को जाम कर देता है। फिर वो एकदम तैयार होकर उन गुंडों के आने का इंतजार करते हुए वहीं तन कर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ गार्ड अंदर आते हैं। जॉन एक एक करके सबको पीटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी आदमी से नहीं बल्कि किसी शेर से पंगा ले लिए हैं। सबको जमीन पर लेटाने के बाद फिर वो तेजी से एक जेल गार्ड को ही बंधक बना लेता है और जेलर को खुली धमकी देता है कि मेन गेट बंद कर दे। थोड़ी ही देर में एक अमेरिकी मार्शल वहां आता है। वो सीधे जॉन के हाथ में एक मोबाइल थमाता है। फोन पर बात करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी कहता है कि जब तक वो मार्शल के साथ चुपचाप जाएगा, वो एकदम सेफ तरीके से इस जेल से बाहर निकल सकता है। इसके बाद वो लोग जॉन को सीधे एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं, जहां CIA के कई बड़े बड़े अफसर डेरा जमाए बैठे हुए थे। जब जॉन उस भागने वाले कातिल का नाम उगलता है तो सुपरवाइजर के कान खड़े हो जाते हैं और वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से तो वो बंदा बहुत पहले ही ऊपर जा चुका था। रिटर बताता है कि वो बंदा कभी रूस का एक टॉप लेवल का खूंखार एजेंट था और क्योंकि उसने स्लीपर एजेंटों का एक पूरा का पूरा जाल बिछा दिया था, इसलिए अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया था। अब की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये बंदा अभी भी जिंदा है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसीलिए सेक्रेटरी ने उसे हमेशा के लिए टपकाने के लिए एक टीम बनाने का फैसला किया। जॉन सीना ठोक कर कहता है, सर, अगर ये आदमी उतना ही खतरनाक है जितना ये बता रहा है, तो आपको मेरे जैसे किसी सिर फिरे बंदे की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर माथा पच्ची करने के बाद सेक्रेटरी ने उसकी बात मान ली। इसके बाद पूरी टीम एक बिना रजिस्ट्रेशन वाले पैसेंजर प्लेन में बैठकर बैरेंट्स सागर पहुंच जाती है। इनका ढांसू प्लान रूसी बॉर्डर के पीछे से चुपके से घुसपैठ करने का था। लेकिन भाई, जब वो लोग नीचे कूदने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी एक रूसी एयरफोर्स का फाइटर जेट उन्हें सीधा वार्निंग दे डालता है। पायलट ने शुरू में कोई बहाना बनाकर उन्हें उल्लू बनाना चाहा, लेकिन वो रूसी उन पर कैसे भरोसा कर लेते और उन्होंने बिना सोचे समझे सीधे उन पर एक भयंकर मिसाइल दाग दी। मिसाइल लगते ही प्लेन सीधे समंदर में धड़ाम से क्रैश हो जाता है। केबिन में बड़ी तेजी से समंदर का पानी भरने लगता है और टीम के लोगों को अपने हथियार लेकर जैसे तैसे जल्दी से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ता है। बाद में वो लोग स्पीड बोट के जुगाड़ से रूस के मरमंस्क पहुंच जाते हैं। वैसे प्लेन का तबाह होना उनके लिए कोई इतनी भी बुरी खबर नहीं थी, क्योंकि अब दोनों देशों को यही लग रहा था कि वो लोग मारे जा चुके हैं और उनका मिशन अब और भी ज्यादा आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन जॉन के दिमाग की घंटी बजती है और वो एक सवाल उठाता है कि भाई, ये रिटर प्लान के हिसाब से उनके साथ क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ रिटर आराम से बैठकर न्यूज के मजे ले रहा था। तभी जॉन अचानक अपने लड़कों के साथ वहां आ धमकता है। जॉन की खौफनाक धमकियों के आगे रिटर की हवा निकल जाती है और वो सच उगल देता है कि उन्हें लगा था कि पूरी की पूरी टीम मारी जा चुकी है। इसीलिए उन्होंने मिशन पूरा करने के लिए एक दूसरी एडवांस टीम को काम पर रख लिया था। जॉन कुछ देर के लिए उसकी इन चिकनी छुपड़ी बातों पर भरोसा कर लेता है। उसी रात पूरी तरह भारी हथियारों से लैस ये टीम टारगेट वाली बिल्डिंग पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, जॉन अचानक से दरवाजा बंद कर देता है और लोहे के बड़े गेट को अंदर से लॉक कर देता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए उस कातिल को किसी और के नहीं बल्कि अपने नंगे हाथों से मारना चाहता था। लेकिन भाई, जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि बॉडीगार्ड को तो पहले ही टपका दिया गया है और कातिल अंदर आराम से बैठकर उसी के आने का वेट कर रहा है। वो कातिल बड़े आराम से कहता है कि उसने तो बस ऊपर से आर्डर मिलने पर ही जॉन की पत्नी को मारा है। और मजे की बात यह है कि जिसने उसे ये आर्डर दिया था, उसी ने जॉन को भी यहाँ भेजा है। वो हमेशा एक रूसी जासूस होने का नाटक जरूर करता था, लेकिन असल में वो तो एक बहुत बड़े अमेरिकी अफसर के इशारों पर नाच रहा था। कातिल कहता है, हमने अपनी जान सबसे बड़े मकसद के लिए अपनी मर्जी से कुर्बान की है। जॉन गुर्राते हुए पूछता है, हाँ, वो घटिया मकसद क्या है बे? कातिल मुस्कुराता है, अमेरिका जॉन, हमें बस यहाँ मरना है। और बस ये कहने के बाद वो कातिल बम का बटन दबाने ही वाला होता है कि ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर कि सारे के सारे सबूत जलकर खाक हो चुके हैं, उनके पास मौके से दुम दबाकर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जैसे ही वो लोग पीछे हट रहे होते हैं, उनके एक साथी को अचानक कहीं से गोली लग जाती है। स्नाइपर साला कहाँ छुपा बैठा है, ये पता न होने की वजह से कोई भी जल्दबाजी में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन दुश्मन उन पर लगातार गोलियों की बारिश कर रहा होता है। जॉन अपना शातिर दिमाग लगाता है और जल्दी से उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। वो तेजी से दूसरी तरफ खिसकता है और एक शीशा उठा लेता है और फिर चिल्लाता है,
वो लोग अपने घायल साथी को किसी तरह बचाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से एक और दूसरा स्नाइपर टपक पड़ता है। स्नाइपर की पक्की लोकेशन पता करने के बाद जॉन और करेन धड़ाधड़ गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाते हैं ताकि उनका घायल साथी पहले सेफ जगह निकल सके। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाहर भी मौत घात लगाए उनका इंतजार कर रही होगी। अगर वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें गैलरी के पार बैठे उस स्नाइपर को टपकाना ही होगा। इसी बीच रूसी पुलिस भी पूरी फोर्स के साथ मौके पर आ चुकी होती है, लेकिन जैसे ही बेचारे पुलिस वाले अपनी कार से बाहर निकलते हैं उन्हें भी मौके पर ही भून दिया जाता है। अब खेल देखो, रूसी पुलिस के कत्ल का इल्जाम बड़ी ही आसानी से इन लोगों के सिर पर मढ़ दिया गया था और अब ये लोग चाहे जो भी उखाड़ लें खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते थे। जिन लोगों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपना हंसता खेलता परिवार तक खो दिया, वो घटिया लोग बस ऐसी कमरों में बैठकर अपनी गंदी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उसे और उसकी टीम को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अंदर का वो सच्चा फौजी जो हमेशा अपने देश के लिए सीने पर गोली खाने को तैयार रहता था, आज वो खुद को बुरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वो पूरा गेम समझ चुका था। शुरू से ही इस बहुत बड़ी और गंदी साजिश में वो लोग बस दोनों देशों के बीच जंग कराने के लिए प्यादे थे। अब उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा वापस लौटना ही होगा और उस कमीने को ढूंढना होगा जो पर्दे के पीछे बैठकर ये सारा खूनी गेम खेल रहा है। करेन तुरंत बचने का एक ढांसू प्लान बनाती है। उनका पहला काम है गैलरी में बैठे उस स्नाइपर को उड़ाना। टीम के लड़के तुरंत सामने से भारी गोलीबारी चालू कर देते हैं और जॉन एक बम का इस्तेमाल करके सीधा एक दीवार को ही उड़ा देता है और स्नाइपर पर हमला करने के लिए बगल वाले कमरे में घुस जाता है। वो लगातार फायरिंग करके दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और करेन पीछे से छुपकर हमला करने जाती है, लेकिन किस्मत देखो, ऐन मौके पर उसकी बंदूक जाम हो जाती है। स्नाइपर ये देखते ही तुरंत करेन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। जॉन मौके का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन वो दूसरे बंदे पर सही से निशाना नहीं लगा पाता, इसलिए वो सब छोड़कर तेजी से करेन की मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। इधर वो कातिल करेन को सीधे जमीन पर पटक देता है। गन उठाने ही वाला था कि क्रेन सीधा चाकू घोंप देती है। उसके बाद वो लोग जल्दी से अपने घायलों को फर्स्ट फ्लोर पर ले जाते हैं, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से रूसी पुलिस से घिर चुके थे। जॉन अकेले पुलिस का ध्यान खींचने के लिए छत पर जाने का फैसला करता है। वैसे भी उसकी प्यारी पत्नी तो गुजर ही चुकी थी और अगर वो जिंदा वापस लौट भी आया तो उसे जिंदगी भर जेल की हवा ही खानी पड़ेगी। इसीलिए वो पुलिस की गाड़ियों पर सीधा एक ग्रेनेड फेंक देता है और जानबूझकर लोगों से बचते हुए फायरिंग करता है, जिससे वो बड़ी कामयाबी से पुलिस का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। करेन इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और अपने साथियों के साथ वहां से पतली गली से निकल जाती है। इस वक्त तक रूसी फौजी धड़धड़ाते हुए टॉप फ्लोर तक पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर कि बंदूक में उसकी कुछ ही गोलियां बची हैं, जॉन एक बम निकालकर उन पर फेंकना चाहता है, लेकिन दुश्मन की फायरिंग इतनी भयंकर होती है कि उसे अटैक करने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिलता। मजबूरी में उसे सीधा खिड़की से नीचे छलांग लगानी पड़ती है। उसका हथियारों का बैग गलती से नीचे गिर जाता है और तभी एक फौजी आ जाता है। जॉन सीधे उसे उठा के पटक देता है और फिर उसका गला मजबूती से दबा देता है और उसे वहीं निपटा देता है। फिर वो अपना बम का बैग लेता है और तेजी से नीचे की तरफ भागता है। वो एक कोने में छुप जाता है, गोलियों से बचने के लिए वहां पड़ी लाशों का आड़ की तरह इस्तेमाल करता है और फिर उस तैयार किए गए बम वाले बैग को बाहर उनके बीच फेंक देता है। धमाके के बाद जॉन मौके का फायदा उठाकर एक मरे हुए बंधे के कपड़े पहन लेता है और फिर उसी की कार भगाकर वहां से एकदम रफू चक्कर हो जाता है। बेहोश होने से ठीक पहले वो कामयाबी से अपने साथियों के साथ फिर से मिल जाता है। अगले दिन वो रिटर की मदद से बड़ी आसानी से वहां से निकल जाते हैं। अब उस पर्दे के पीछे छुपे मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए रिटर जॉन को अपनी ही मौत का नाटक करने को कहता है, क्योंकि सिर्फ इसी तिकड़म से वो उस असली खिलाड़ी तक पहुंच सकते थे। जॉन को जल्द ही वो सेक्रेटरी मिल जाता है और वो उसे रूस में हुए पूरे कांड की सच्चाई बताता है, लेकिन सेक्रेटरी के चेहरे पर हैरानी का एक भाव तक नहीं आता। तब जॉन के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो पर्दे के पीछे सारा गेम खेलने वाला असली मास्टरमाइंड यही सेक्रेटरी है। इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सेक्रेटरी का गला घोंटकर उसे वहीं बेहोश कर देता है और फिर उसे ले जाकर एक कार में बांध देता है। जब वो होश में आता है तो जॉन सेक्रेटरी को उसकी फैमिली की धमकी देकर सारा सच उगलवा लेता है। तब जाकर पता चलता है कि ये सब ऊपर बैठे कुछ सफेद पोश लोगों की गंदी पॉलिटिक्स वाली जरूरत थी। उन्हें जंग शुरू करने के लिए बस एक बहाने और लड़ाई की जरूरत थी, और क्योंकि जॉन और उसकी टीम ने मिशन के दौरान गलती से एक बड़े रूसी फौजी अफसर के बेटे को ही टपका दिया था, इसलिए उन कमीनों को इस बात का फायदा उठाने का मौका मिल गया। इसलिए इस सेक्रेटरी ने उस मिशन में शामिल सभी टीम के लड़कों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो कातिल भेजे थे और इसका सारा का सारा इल्जाम
बड़ी चालाकी से रूस के सिर मढ़ दिया। सेक्रेटरी की ये पूरी खौफनाक साजिश सुनने के बाद जॉन का खून खौल उठता है। वो सीधे कार घुमाता है और उसे फुल स्पीड में झील के किनारे की तरफ दौड़ा देता है और पानी में गिरा देता है। आखिर में वो पापी सेक्रेटरी कार में ही डूबकर तड़प कर मर जाता है और जॉन को सही सलामत बचा लिया जाता है। इसके बाद वो सेक्रेटरी के कबूलनामे वाली रिकॉर्डिंग ले जाकर रिटर को सौंप देता है और वो दोनों मिलकर इस पूरी खूनी साजिश का सरेआम पर्दाफाश कर देते हैं। यहीं पर हमारी ये धांसू फिल्म विदाउट रिमोर्स खत्म होती है।